नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। वैकल्पिक विषय की प्राचीन भारत की इस कक्षा में हम पहले पढ़ाए गए विषय को ही आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो ऑप्शनल हिस्ट्री की आपकी क्लास शुरू की है उसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं और पाठ्यक्रम के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की अब तक हमने आपके साथ चर्चा कर ली है। जैसे कि हमने आपसे साथ चर्चा की है स्रोत नाम के चैप्टर पर, हमने आपसे साथ चर्चा की है पाषाण काल पर, और साथ ही साथ इनके तहत हमने इतिहास लेखन की विविध परंपराओं और इतिहास लेखन के संबंध में कुछ विवादों पर भी आपके साथ चर्चा को किया है। इन चैप्टर्स के साथ ही हमने एक नवीन चैप्टर शुरू किया है जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता, अथवा जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा, दोनों के ही दृष्टिकोण से यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के तहत अब तक हमने कुछ महत्वपूर्ण इसके जो बिंदु हैं वह आपके साथ कवर किए हैं। जैसे कि हमने अब तक इसका एक परिचय या फिर इसकी भूमिका को आपके साथ कवर किया है। एक परिचय या फिर इसकी भूमिका, हमने इसकी उत्पत्ति पर थोड़ी आपके साथ बात की। इसके अलावा हमने कालक्रम से संबंधित बातचीत आपके साथ की है और साथ ही साथ इसमें हमने विस्तार पर बात की है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर भी हमने आपके साथ बात की। महत्वपूर्ण स्थलों के संदर्भ में मुख्य रूप से हमने 7 स्थलों पर प्रारंभ में बल दिया जिनको इतिहासकारों के द्वारा नगर की संज्ञा को दिया गया है। इस नगर की संज्ञा में हमने मुख्य रूप से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, इसके अलावा हमने लोथल और धौलावीरा, इसके अलावा हमने बनावली और कालीबंगा पर भी आपके साथ चर्चा को किया है। यानी कुल मिलाकर ये 7 महत्वपूर्ण स्थल मैंने आपको बताए थे कि आपसे परीक्षा में कभी भी पूछे जा सकते हैं। इसमें हड़प्पा बेहद महत्वपूर्ण है, मोहनजोदड़ो काफी महत्वपूर्ण है, चनहूदड़ो काफी महत्वपूर्ण है, लोथल काफी महत्वपूर्ण है, धौलावीरा काफी महत्वपूर्ण है और कालीबंगा और बनावली भी काफी महत्वपूर्ण है। आज की इस कक्षा में हम स्थलों से संबंधित चर्चा को ही आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण स्थलों के तहत कुछ अन्य ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे जिनसे यूपीएससी के द्वारा लगातार प्रश्नों को पूछा जा रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक ऐसे स्थल हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगातार यूपीएससी प्रश्न पूछता है। इन अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे और ये जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप लगभग हर साल किसी न किसी रूप में इससे संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं। हम इनको एक पैटर्न में समझने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार से इन्हें समझने का प्रयास करेंगे कि आप इन्हें बेहतर ढंग से याद रख सकें। जैसे कि हम इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर पढ़ने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान के क्षेत्र में जो अवस्थित स्थल हैं उनको भी प्रांतों के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत में सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर से इसको शुरू करते हैं और जम्मू कश्मीर मैंने जैसे आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में जो बेहद महत्वपूर्ण स्थल है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसका नाम है मांडा। मांडा स्थल कहाँ पे अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। और इसकी विशेषता क्या है? तो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल है, यानी सबसे उत्तर दिशा में अवस्थित स्थल के रूप में इसे देखा जा सकता है जो भारत में विद्यमान है। ठीक, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि यह चेनाब नदी के तट पर अवस्थित है और यह अखनूर तहसील में देखा जा सकता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मांडा जो सबसे उत्तरतम स्थल के रूप में देखा जा सकता है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चेनाब नदी। आपको ये ध्यान रखना है। अगर मैं जम्मू कश्मीर के बाद फिर आपसे पंजाब की बात करूं तो पंजाब में कौन सा स्थल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इसमें आप नाम याद रखेंगे रोपड़। रोपड़ जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसकी जो खोज है वह किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज को करने में यज्ञदत्त शर्मा जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्या नाम है? यज्ञदत्त शर्मा।
और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य बात यह है कि यह स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात उत्खनित होने वाला यानी खोजे जाने वाले स्थलों में सबसे पहले स्थल के रूप में देखा जाता है। रोपड़ की विशेषता क्या है कि यह स्वतंत्रता के पश्चात उत्खनित होने वाले स्थलों में सबसे पहले स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है। ठीक, इसका जो आधुनिक नाम है वह है रूपनगर। रूपनगर के रूप में वर्तमान में से जाना जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ की एक विशेषता काफी महत्वपूर्ण है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, और वो क्या है, तो यहाँ पे मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जब हमने नवपाषाण काल पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो कश्मीर में विद्यमान जो स्थल है बुर्ज होम, वहां पे इस तरीके का साक्ष्य देखने को मिलता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के तहत पंजाब के रोपड़ में भी जो है इस प्रकार का साक्ष्य देखने को मिलता है। ये चीज जो है आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा पंजाब के कुछ अन्य स्थल भी आपको ध्यान रखने होंगे, जैसे कि दूसरा जो स्थल आपको इसमें ध्यान रखना है वह है दधेरी, जो पंजाब में विद्यमान है। और इसकी विशेषता यह है कि यह परवर्ती हड़प्पा काल का स्थल है। परवर्ती हड़प्पा काल का स्थल है। इसके अलावा आप पंजाब में ही संघोल को याद रखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। संघोल भी पंजाब में विद्यमान है और इसकी मुख्य रूप से दो विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। पहली विशेषता क्या है, तो यहां से हमें तांबे की, ठीक है, तांबे की दो छेनियां प्राप्त होती हैं। तांबे की दो छेनियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा हमें यहां से वृत्ताकार अग्निकुंड के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वृत्ताकार अग्निकुंड के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यह भी जो है आपको ध्यान रखना है। तो जम्मू कश्मीर में आप क्या ध्यान रखेंगे, तो मांडा ध्यान रखेंगे, और पंजाब में रोपड़, दधेरी और संघोल जो हैं वह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो है बनावली हमने आपके साथ पहले चर्चा किया है, जो एक नगर के रूप में घोषित किया गया है। हालांकि आप ये ध्यान रखेंगे कि बनावली के अलावा राखीगढ़ी भी एक बेहद महत्वपूर्ण स्थल है जो लगातार चर्चा में बना रहता है। राखीगढ़ी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि यह भारत में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत में हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल है। क्या है ये, तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे बड़ा स्थल है। और दूसरे नंबर पर किसका स्थान है, तो दूसरे नंबर पर धौलावीरा का स्थान है। क्या है, धौलावीरा का स्थान है। ये हरियाणा के जींद जिले में है। ठीक, अब अगर मैं हड़प्पा सभ्यता के 4 सबसे बड़े स्थलों को आपको बताने का प्रयास करूं तो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है, तो गनेरी वाला है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। और फिर उसके बाद जो है आप कह सकते हैं राखीगढ़ी का स्थान आता है, और फिर जो है धौलावीरा का स्थान देखा जा सकता है। इस रूप में आप इसे ध्यान रख सकते हैं। हड़प्पा स्थल के 4 सबसे बड़े स्थलों में गनेरी वाला, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी और धौलावीरा महत्वपूर्ण हैं। इसी में आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में कौन सा स्थल सबसे बड़ा स्थल है, तो आप बताएंगे राखीगढ़ी, उसके बाद धौलावीरा। जबकि हड़प्पा में सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा, तो गनेरी वाला। लेकिन चूंकि गनेरी वाला और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में विद्यमान हैं, इसलिए भारत में विद्यमान सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो गया, तो राखीगढ़ी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप हरियाणा के कुछ अन्य स्थलों को भी ध्यान में रखेंगे, जैसे कि कुनाल इसमें काफी महत्वपूर्ण है। कुनाल इसमें काफी महत्वपूर्ण है जो हरियाणा के हिसार जिले में विद्यमान है। और यहां से एक आपको याद रखना है, चांदी के, ठीक है, चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं जिनकी संख्या 2 है, और इसकी वजह से ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थल भी आप केवल नाम उनका ध्यान रखेंगे, जिसमें मीताथल, ठीक है, मीताथल महत्वपूर्ण है, और सिसवल भी काफी महत्वपूर्ण है।
ठीक है। तो हरियाणा में कौन कौन से आप नाम ध्यान रखेंगे, तो इसमें राखीगढ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें कुनाल महत्वपूर्ण है, इसमें मीठातल महत्वपूर्ण है और इसमें सिसवल का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अब अगर मैं उत्तर प्रदेश में विद्यमान स्थलों की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण जिलों में आपको हड़प्पा के स्थलों को ध्यान रखना है, जिसमें बागपत जिले का नाम आप ध्यान रखेंगे। बागपत जिले का नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक। उत्तर प्रदेश में कौन से जिले का नाम आपको ध्यान रखना है सबसे पहला, तो इसमें बागपत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप इसमें ध्यान रखेंगे सहारनपुर। ठीक। और इसमें मेरठ का भी स्थान महत्वपूर्ण है। 3 हैं, कौन कौन से हैं? बागपत, सहारनपुर और मेरठ। बागपत में जो स्थल काफी महत्वपूर्ण है वह है सिनौली। ठीक है, वह है सिनौली, जो उत्तर हड़प्पा काल, ठीक है, उत्तर हड़प्पा काल के स्थल के रूप में काफी महत्वपूर्ण है और यहां से 125 शवाधान देखे गए हैं। ठीक है, यहाँ से काफी बड़ी मात्रा में शवाधान मिले हैं और ये जो शवाधान प्राप्त हुए हैं उनके सिर जो हैं, ठीक है, उनके सिर जो हैं वो उत्तर में है और पैरों को जो है दक्षिण में दफनाया गया है। यानी जो उनको दफनाए जाने का क्रम है वो किस प्रकार का है, तो सिर उत्तर में और पैर दक्षिण में। और यहाँ से बड़ी मात्रा में हमें जानवरों की हड्डियां प्राप्त होती हैं। बड़ी मात्रा में हमें यहाँ से जानवरों की हड्डी प्राप्त होती हैं, जो यहाँ के लोगों के मांसाहार होने की प्रकृति को बताते हैं। ठीक। तो बागपत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थल कौन सा है, तो सिनौली है, जो उत्तर हड़प्पा काल का माना जाता है। यहाँ से 125 शवाधान प्राप्त हुए हैं। इनके सिर जो है उत्तर में और पैर जो हैं वह दक्षिण दिशा में, इस प्रकार से उन्हें दफनाया गया है। यहाँ से बड़ी मात्रा में जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जो इस काल के लोगों के मांसाहार की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। ठीक। अब अगर मान लीजिए मैं सहारनपुर की बात करूं, तो सहारनपुर में 4 स्थल आपको ध्यान रखने हैं। एक का नाम है बड़गांव। ठीक, एक का नाम है बड़गांव, दूसरे का नाम है हुलास, तीसरे का नाम है अंबार खेड़ा, अंबार खेड़ा और चौथे का नाम है सकतपुर। ये 4 स्थल जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। बड़गांव, हुलास, अंबार खेड़ा और सकतपुर। और ये जो सकतपुर है वह हाल ही में खोजा गया है, वह हाल ही में खोजा गया स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बागपत में हो गया सिनौली, सहारनपुर में हो गया बड़गांव, हुलास और अंबार खेड़ा, इसके अलावा सकतपुर। अगर मैं मेरठ में आपको बताने का प्रयास करूं, तो मेरठ में आप 3 स्थल याद रखेंगे। एक है आलमगीरपुर, एक है आलमगीरपुर, दूसरा है हस्तिनापुर, दूसरा है हस्तिनापुर और तीसरा है भगवानपुरा। ठीक है, ये 3 स्थल जो है आपको ध्यान रखने हैं। इसमें आलमगीरपुर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि इसे मुख्य रूप से हड़प्पा के, ठीक है, हड़प्पा के पूर्वी स्थल के रूप में, हड़प्पा के पूर्वी स्थल के रूप में ध्यान दिया जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो वह है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में विद्यमान है और यह है हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है, तो हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है, जो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, जो यमुना की सहायक नदी है। आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे आलमगीरपुर हो, चाहे हस्तिनापुर हो, चाहे भगवानपुरा हो, ये तीनों के तीनों जो स्थल हैं ये उत्तर हड़प्पा काल या परवर्ती हड़प्पा, ठीक है, उत्तर हड़प्पा काल या परवर्ती हड़प्पा काल के रूप में विख्यात हैं। उत्तर हड़प्पा या परवर्ती हड़प्पा काल के रूप में विद्यमान है। तो मेरठ में कौन से स्थल आप ध्यान रखेंगे, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर और भगवानपुरा सभी परवर्ती हड़प्पा काल या उत्तर हड़प्पा काल के हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आलमगीरपुर है, जो हिंडन नदी के तट पर है, जिसे यमुना की सहायक नदी माना जाता है और ये हड़प्पा स्थल का सबसे पूर्वी स्थल विद्यमान है। ठीक, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उत्तर प्रदेश के ये जो स्थल हैं वे आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपको 2 से 3 बार रिवाइज किए जाने की आवश्यकता है। ठीक,
इसके अलावा राजस्थान का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो हमने कल ही डिस्कस किया है, तो आप उसे देख लेंगे। कालीबंगा, इसको नगर की संज्ञा मिली हुई है और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से यहाँ से ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है खेती के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इस तरीके से इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक, उसके अलावा अगर मैं अब गुजरात राज्य के कुछ स्थलों के बारे में आपको बताने का प्रयास करूं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत में गुजरात राज्य से सबसे ज़्यादा हड़प्पा के स्थल प्राप्त होते हैं और इसमें मुख्य रूप से दो स्थलों की हमने आपसे कल चर्चा की थी, जिसमें लोथल और साथ ही धौलावीरा महत्वपूर्ण थे। अगर मैं गुजरात के कुछ अन्य स्थलों के बारे में आपको बताने का प्रयास करूं, तो इसमें सबसे पहला स्थल जो आपको ध्यान रखना है वह है सुरकोटदा। ठीक, सुरकोटदा, सुरकोटदा के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि पहली बात तो ये कि यह कच्छ की खाड़ी में विद्यमान है। ठीक है, दूसरी बात ये कि यहाँ से घोड़े का, ठीक है, घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यूपीएससी के द्वारा इस पर काफी बल दिया गया है। तो घोड़े का, ठीक, घोड़े का अस्थि पंजर, घोड़े का अस्थि पंजर यानी कंकाल, घोड़े का अस्थि कंजर यानी कंकाल जो है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि घोड़े के अन्य प्रकार के साक्ष्य, जैसे घोड़े के दांत, घोड़े के दांत जो हैं वह हड़प्पा के एक दूसरे स्थल राना घुंडई से, ठीक है, घोड़े के दांत हड़प्पा के एक दूसरे स्थल राना घुंडई से प्राप्त होते हैं। मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि जब हम नगर नियोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक विशिष्ट प्रकार के नगर नियोजन की विशेषता देखने को मिलती है, जिसमें जो पश्चिमी टीला है और जो पूर्वी टीला है, यानी पश्चिमी टीला हो गया जिसे दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था, पूर्वी टीला जिसे नगर की संज्ञा दी जाती थी। तो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों ही जो हैं एक ही चार दीवारी, ठीक, एक ही परकोटे से घिरे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि कम से कम दो स्थलों को आपको इस संदर्भ में ध्यान रखना है, जैसे कि कल मैंने लोथल की जब चर्चा की थी, लोथल भी कहाँ पे है, गुजरात में ही है, तो मैंने आपको बताया था कि लोथल और दूसरा स्थल कौन सा है, तो सुरकोटदा। ये दो स्थल ऐसे हैं जहां पे हमें इस प्रकार की विशेषता देखने को मिलती है कि दुर्ग और नगर दोनों ही एक प्रकार के परकोटे यानी चार दीवारी से घिरे हुए हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब इसके पतन की बात की जाती है तो संभवतः माना जाता है कि जो सुरकोटदा का पतन हुआ वह संभवतः भूकंप से हुआ। मैंने आपको बताया था कालीबंगा, कालीबंगा के बारे में माना जाता है कि इसका जो पतन हुआ था वह भूकंप से हुआ था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूकंप से होने वाले पतन के संदर्भ में कौन से स्थल महत्वपूर्ण है, तो इसमें कालीबंगा और सुरकोटदा का नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके अलावा गुजरात में आप कुछ और स्थल का नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि इसमें रंगपुर काफी महत्वपूर्ण है। रंगपुर मुख्य रूप से सौराष्ट्र के क्षेत्र में, ठीक है, सौराष्ट्र के क्षेत्र में विद्यमान हड़प्पा का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह जो है अहमदाबाद जिले में है। ठीक, अहमदाबाद जिले में है और नदी के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि अहमदाबाद जिले के अलावा आप ये बात ध्यान रखेंगे कि यह भादर नदी के तट पर अवस्थित है। अहमदाबाद जिले में भादर नदी के तट पर अवस्थित है। इसे S.R. राव महोदय के द्वारा खोजा गया था और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से धान की भूसी या फिर एक प्रकार से चावल के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक, गुजरात में कुछ और स्थल भी आप ध्यान रख सकते हैं जिसमें कुंतासी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और भगत राव भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो कुंदासी और भगत राव कहाँ पे हैं, तो यह भी गुजरात में विद्यमान स्थल हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, अब अगर मान लीजिए मैं आपको महाराष्ट्र में स्थल के बारे में आपसे बताने का प्रयास करूं, तो महाराष्ट्र में आपको दायमाबाद का नाम ध्यान रखना है।
ठीक है, दायमाबाद पे मैंने चर्चा की थी जब हमने ताम्रपाषाण काल पढ़ा था। तो ताम्रपाषाण काल के स्थल के रूप में दायमाबाद काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, यह जो है आपको ध्यान रखना है। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि इससे जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जो सबसे दक्षिणतम स्थल के रूप में विख्यात है। सबसे दक्षिणतम स्थल के रूप में, यानी हड़प्पा सभ्यता के एक दक्षिणतम स्थल के रूप में इसका नाम लिया जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो दायमाबाद है। और यह आपको ध्यान रखना है प्रवरा नदी के किनारे है। ठीक है, प्रवरा नदी जो है वह गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे दायमाबाद अवस्थित है, जो ताम्रपाषाण काल स्थल के रूप में भी महत्वपूर्ण है और हड़प्पा के सबसे दक्षिणतम स्थल के रूप में इसकी ख्याति है। ठीक है, तो ये भारत से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखने हैं। ठीक, अब अगर मैं पाकिस्तान में विद्यमान कुछ स्थलों के बारे में आपको बताने का प्रयास करूं, पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसको 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। जैसे कि पंजाब के, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, वहां पे हम देखेंगे सिंध के क्षेत्र में विद्यमान, और साथ ही साथ बलूचिस्तान के क्षेत्र में विद्यमान कुछ स्थल आपको ध्यान रखने हैं। यानी हड़प्पा के साक्ष्यों के संदर्भ में पाकिस्तान का पंजाब का क्षेत्र, पाकिस्तान का सिंध का क्षेत्र और पाकिस्तान का बलूचिस्तान का क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ठीक, अगर मैं पंजाब से शुरू करूं तो पंजाब में सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो है हड़प्पा। ठीक है, ये जो है प्रारूप स्थल है, सबसे प्रारंभिक स्थल है जहां से खुदाई शुरू हुई थी। इसके अलावा दूसरा स्थल जो आपको ध्यान रखना है वह है गनेरी वाला। गनेरी वाला की चर्चा अभी मैंने की। मैंने आपको बताया था कि यह सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इससे पहले मोहनजोदड़ो का नाम शामिल था। ठीक, और मैंने आपको इसका क्रम भी बताया था कि सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा गनेरी वाला। ठीक, दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, तो मोहनजोदड़ो। तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, तो राखीगढ़ी। और चौथे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, तो धौलावीरा। इस तरीके से जो है आप इसके स्थलों के अनुक्रम को देख सकते हैं, जिसमें आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो गनेरी वाला, फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो, फिर उसके बाद राखीगढ़ी और फिर उसके बाद धौलावीरा। और अगर भारत में पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा राखीगढ़ी। ठीक, क्योंकि राखीगढ़ी और धौलावीरा दोनों जो हैं भारत में हैं और गनेरी वाला और मोहनजोदड़ो दोनों कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में हैं, जिसमें गनेरी वाला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आगे अगर मान लीजिए मैं सिंध के कुछ स्थलों के बारे में आपको बताने का प्रयास करूं, तो सिंध में आपको मैंने मोहनजोदड़ो के बारे में पहले ही बता दिया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक, सबसे बड़े स्थलों में इसका नाम है। दूसरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जिसका नाम था चनहुदड़ो। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ और के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि आप इसमें कोट दीजी का नाम याद रख सकते हैं। ठीक, इसमें आप जो है आमरी का नाम याद रख सकते हैं। ठीक, इसमें जो है आप अली मुराद का नाम याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें जुदिर दड़ो, ठीक है, जुदिर दड़ो, जुदिर दड़ो का नाम याद रख सकते हैं। और अल्लाह दीनों का नाम आप याद रख सकते हैं। अल्लाह दीनों का नाम आप इसमें याद रख सकते हैं। केवल इनके नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक, जिसमें कोटदीजी के बारे में तो आपको पहली बात तो पता ही है कि है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और यहां से जो है एक अलंकृत खंबे की प्राप्ति हुई है। ठीक है, यहां से एक अलंकृत खंभा आपसे पूछा जा सकता है, अलंकृत खंबा कहां से प्राप्त हुआ है, तो अलंकृत खंबा जो है वह कहां से मिला है, तो कोटदीजी से प्राप्त हुआ है। और कोटदीजी कहां पे है, तो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मान लीजिए आप ये बताइए कि अलंकृत ईंट कहां से प्राप्त हुई है, तो ये मैंने आपको कल बताया था कालीबंगा से जो है अलंकृत ईंट प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से हमें पत्थर के कुछ तीर भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, पत्थर के कुछ तीर प्राप्त होते हैं, वह भी जो है
कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कोटदीजी से। मुख्य रूप से यहाँ के जो वाणाग्र है यानी इसका आगे वाला हिस्सा, ठीक है, वह जो है यहाँ से प्राप्त होता है। यह चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। ठीक। अगर मैं आमरी की बात करूं तो आमरी आप जानते ही हैं कहाँ पे है, सिंध में है। और यहाँ के जो मृदभांड है, ठीक है, यहाँ के जो मृदभांड हैं वह काफी फेमस हैं और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से बारहसिंघा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बारहसिंघा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अली मुराद जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अली मुराद के बारे में कहा जाता है कि ये पूर्ण रूपेण, ठीक है, पूर्ण रूपेण जो है ग्रामीण स्थल है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को सामान्य रूप से किस रूप में देखा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को सामान्य रूप से माना जाता है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि चूंकि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वह लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विद्यमान था, तो केवल और केवल नगरों के बल पर कोई सभ्यता आगे नहीं बढ़ सकती है। उसमें गांव भी विद्यमान रहे होंगे जहां से उसकी कृषि आवश्यकताओं आदि की पूर्ति हुआ करती होगी, जिसमें अली मुराद एक पूर्ण रूपेण ग्रामीण स्थल के रूप में काफी महत्वपूर्ण है, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अली मुराद पूर्ण रूपेण ग्रामीण स्थल है। इसके अलावा अगर मैं ज्योतिर्दड़ों के बारे में बात करूं तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि यहां से हमें जो है स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहां से हमें स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मैंने आपको बताया था धौलावीरा से भी स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो भारत में स्टेडियम के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो गए? तो धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता में स्टेडियम के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो गए? तो दो स्थलों से, जिसमें दुजिरदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और धौलावीरा जो भारत के गुजरात में है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं अल्लादीनों के बारे में बात करूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह अरब सागर, ठीक है, अरब सागर और सिंधु नदी, अरब सागर और सिंधु नदी के संगम तट पर अवस्थित एक बंदरगाह है। ठीक है, जहां पे सिंधु नदी जो है अरब सागर में अपने जल को छोड़ती है, उसके तट पर अवस्थित ये एक बंदरगाह शहर है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिंध के लिए आप कौन कौन से नाम याद रखेंगे? मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो मैंने आपको पहले ही बता दिए। कोटदीजी इंपॉर्टेंट है, आमरी इंपॉर्टेंट है, अली मुराद महत्वपूर्ण है, ज्योतिर्दड़ो महत्वपूर्ण है और अल्लादीनो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप कुछ और भी बातें ध्यान रख सकते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि गुजरात में जब हमने लोथल की बात की थी, ठीक है, गुजरात में जो हमने लोथल की बात की थी, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि यहां से हमें हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा गया है। लोथल में जो है आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कि लोथल से हमें हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो कालीबंगा स्थल की हमने बात की थी, ठीक है, कालीबंगा की जो हमने बात की थी, यहां से हमें एक मिट्टी की पट्टिका, मृण पट्टिका, ठीक है, मिट्टी की पट्टिका यानी मृण पट्टिका प्राप्त होती है। मिट्टी की पट्टिका यानी एक मृण पट्टिका प्राप्त होती है। मिट्टी की एक पट्टिका जिसमें दोनों तरफ कुछ आकृतियां देखी जाती हैं। ठीक है, एक तरफ जो है हम इसमें देखते हैं एक सींग युक्त देवता को, ठीक है, एक तरफ हम देखते हैं सींग युक्त देवता को और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि मनुष्य, ठीक है, मनुष्य अपने साथ एक बकरी लेकर जा रहा है। ठीक है, एक बकरी लेकर जा रहा है जो संभवतः एक प्रकार का बलि का प्रतीक हो सकता है। ठीक है, तो बलि के साक्ष्य या बलि दिए जाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा से एक मृण पट्टिका यानी एक मिट्टी की टैबलेट वहां से प्राप्त होते हैं, जिसमें एक तरफ सींग युक्त देवता है और दूसरी तरफ एक मनुष्य को बकरी ले जाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, बकरी ले जाते हुए दर्शाया गया है। इसके अलावा धौलावीरा भी जो है आपको ध्यान रखना है। धौलावीरा भी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है और किसी भी साल जो है आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धौलावीरा में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से हमें
एक शैलकृत स्थापत्य, ठीक है, एक शैलकृत स्थापत्य के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी यहां से हमें एक पत्थर का बना जलकुंड, एक पत्थर का बना जलकुंड प्राप्त होता है, ठीक है। इसे अंग्रेजी में रिजर्वायर कहा गया है, रिजर्वायर कहा गया है, यानी एक प्रकार का जलाशय, ठीक है। रिजर्वायर यानी जलाशय जहां पे पानी आकर इकट्ठा होता था। मैंने आपको कल बताया था कि धौलावीरा जो है वह एक शुष्क क्षेत्र में विद्यमान अवस्थल है, और शुष्क क्षेत्र में विद्यमान होने के चलते यहाँ पे जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उच्च कोटि का जल प्रबंधन, उच्च कोटि का जल प्रबंधन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो मैं आपसे परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण बात आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देखेंगे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देखेंगे और ये देखेंगे कि वो किस नदी पर विद्यमान थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल किस नदी पर विद्यमान थे, ये हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक तरफ लिख दिया हमने नदी और दूसरी तरफ हमने लिख दिया विद्यमान स्थल। जैसे कि सिंधु के क्षेत्र में अगर हम सिंधु नदी की बात करें, ठीक है, नाम ही पड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे स्थल हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें मोहनजोदड़ो महत्वपूर्ण है, ठीक, इसमें चनहुदड़ो महत्वपूर्ण है, ठीक, इसमें आमरी महत्वपूर्ण है, इसमें अली मुराद महत्वपूर्ण है, इसमें अल्लाह दीनो महत्वपूर्ण है, अल्लाह दीनो महत्वपूर्ण है, और इसमें कोट दीजी का नाम महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं चिनाब के बारे में बात करूं, चिनाब नदी, तो इसके किनारे आपको याद ही होगा, चिनाब नदी के किनारे हड़प्पा का उत्तरतम स्थल यानी मांडा विद्यमान है, ठीक है। अगर मैं रावी नदी की बात करूं, ठीक है, ये सब क्या है, सिंधु घाटी की या सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो रावी नदी के किनारे बात करूं तो आपको ध्यान रखना है हड़प्पा स्थल जो है वह रावी नदी के किनारे विद्यमान था, ठीक। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं सतलज नदी की बात करूं, सतलज नदी, तो इसके किनारे स्थल है रोपड़, जिसे आज रूपनगर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा घग्गर नदी के बारे में बात किया जाए, जिसे पूर्व की सरस्वती नदी के रूप में कहा जाता है, उसका अवशेष कहा जाता है, तो घग्गर नदी के किनारे कौन सा है, तो बनावली महत्वपूर्ण है, ठीक है। घग्गर नदी किनारे बनावली महत्वपूर्ण है, राखीगढ़ी महत्वपूर्ण है, बनावली राखीगढ़ी, कुनाल महत्वपूर्ण है, ठीक। इसके अलावा कालीबंगा का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बनावली, राखीगढ़ी, कुनाल और कालीबंगा ये महत्वपूर्ण है, ठीक। इसके अलावा भोगवा नदी के किनारे तो लोथल विद्यमान है, भोगवा नदी के किनारे लोथल विद्यमान है, ठीक। इसके अलावा हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर का नाम है आपको याद रखना है, क्या नाम है, आलमगीरपुर, जो कहाँ पे है, मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर जो हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल देखा जाता है, ठीक। इसके अलावा जो गुजरात में बहने वाली ताप्ती नदी है, ठीक है, या तापी नदी जिसे कहा जाता है, वो मालवन नाम का एक स्थल है, ठीक है, जो कहाँ पे है, गुजरात में। मालवन नाम का स्थल जो है वह यहाँ विद्यमान है, ठीक है। इसके अलावा भादर नदी के बारे में मैंने आपको बताया था, भादर नदी के किनारे कौन सा है, तो गुजरात में ही अवस्थित स्थल है रंगपुर, जहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा, उसके किनारे कौन सा था, तो आपको ध्यान रखना है दायमाबाद। दायमाबाद जो है ताम्रपाषाण कालीन स्थल भी है और हड़प्पा कालीन स्थल भी है, और यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणतम स्थल के रूप में इसकी ख्याति विद्यमान है। इसके अलावा दाश्क का नाम याद रखेंगे, दाश्क नदी के किनारे सुत कांगेडोर विद्यमान है, सुत कांगेडोर या सुत कांगेडोर भी कहा जाता है इसे, दाश्क नदी के किनारे सुत कांगेडोर विद्यमान है। इसके अलावा शादी कौर नदी, ठीक है, शादी कौर नदी के किनारे सोत का कोह विद्यमान है, ठीक है, सुत कांगेडोर और सोत का कोह। और एक और नदी आप ध्यान रख सकते हैं जिसका नाम है किम नदी, इसके किनारे गुजरात में अवस्थित स्थल, ठीक है,
गुजरात में अवस्थित स्थल मेघम विद्यमान है। ठीक है, तो ये कुछ स्थल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के तहत हमने कुछ महत्वपूर्ण स्थल और इनकी विशेषताओं पर आपके साथ चर्चा की। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम हड़प्पा सभ्यता के तहत प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर रहे हैं, और जब ये आपका पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे देखेंगे, जिसके तहत हमने भूमिका को कर लिया, हमने उत्पत्ति को कर लिया, ठीक, हमने जो है कालक्रम को कर लिया, हमने जो है विस्तार को कर लिया, हमने जो है महत्वपूर्ण स्थल को कर लिया। ठीक, उसके बाद आगे की क्लास में हम मुख्य रूप से हड़प्पा के नगर नियोजन पे बात करेंगे। ठीक है, हड़प्पा की हम सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हड़प्पा के हम सांस्कृतिक जीवन के बारे में बात करेंगे, हड़प्पा के हम आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे, हड़प्पा के हम व्यापार के बारे में बात करेंगे, परिवहन के साधनों के बारे में बात करेंगे, ठीक, राजनीतिक पक्ष के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम इसके पतन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कारणों पर भी बात करेंगे। आपको करना क्या है, तो हड़प्पा से संबंधित पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप जरूर देखें और जो भी बातें आपको बताई गई हैं उससे उसको रिलेट करने का प्रयास करें। तो कल की क्लास में हम किस पे बल देंगे, तो मुख्य रूप से हम नगर नियोजन आदि पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।